हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमल और आप लोग देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। हॉस्पिटल्स हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करते हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। पिछले वाले वीडियो के जैसे इस वीडियो में भी हम लोग इस कंपनी के बिजनेस मॉडल से लेके फाइनेंशियल रिपोर्ट तक सब कुछ चीजों के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट लर्न देन अर्न। सबसे पहले देखेंगे कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स या फिर कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। ये मल्टी स्पेशलिटी केयर हॉस्पिटल कंपनी 2008 में स्टैब्लिश्ड हुआ है और इसका नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स है। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का नॉर्थ इंडिया में टोटल 7 हॉस्पिटल है, जिसका 87% हॉस्पिटल बेड्स है मेट्रो सिटीज में। आइए देखते हैं कौन कौन से लोकेशन में कितने हॉस्पिटल बेड्स और आईसीयू बेड्स है। पहले नंबर पे है ग्रेटर नोएडा, जहाँ पे टोटल 400 हॉस्पिटल बेड्स है और 112 आईसीयू बेड्स। दूसरे नंबर पे है नोएडा, जहाँ पे टोटल 250 हॉस्पिटल बेड्स है और 81 आईसीयू बेड्स। नोएडा एक्सटेंशन में 450 हॉस्पिटल बेड्स है और 125 आईसीयू बेड्स। अगला है झांसी ओरछा, जहाँ पे 305 हॉस्पिटल बेड्स है और 76 आईसीयू बेड्स। और फाइनली ग्रेटर फरीदाबाद में है टोटल 200 हॉस्पिटल बेड्स और 61 आईसीयू बेड्स। और तो और ये कंपनी टोटल 3 न्यू हॉस्पिटल प्लान कर रहा है, टोटल 2 जगह पर, एक दिल्ली और दूसरा फरीदाबाद पे। दिल्ली पे अप्रोक्सीमेटली 300 बेड वाला हॉस्पिटल और फरीदाबाद पे अप्रोक्सीमेटली 400 बेड वाला हॉस्पिटल बनने के प्लान्स चल रहे हैं। ये कंपनी 8 लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है एनसीआर में और कंपनी पे 609 डॉक्टर्स एंगेज्ड है। ये कंपनी स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब आइए, पहले नंबर पे है ऑन्कोलॉजी, दूसरे नंबर पे है इंटरनल मेडिसिन, तीसरे नंबर पे है नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी, चौथे नंबर पे है कार्डियोलॉजी, पांचवें नंबर पे है न्यूरोसाइंस, छठे नंबर पे है जनरल सर्जरी, सातवें नंबर पे है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, आठवें नंबर पे है ऑर्थोपेडिक्स, स्पाइन और रूमेटोलॉजी, नौवे नंबर पे है गायनोकोलॉजी, 10वें नंबर पे है प्यूमोनोलॉजी और 11वें नंबर पे है पीडियाट्रिक्स। फिलहाल कंपनी का फोकस है ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरीज करना नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में। कंपनी अभी धीरे धीरे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स दोनों प्रोजेक्ट्स पे ही एक्सपेंशन कर रहा है। अभी आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है क्या। तो आइए समझते हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब है एकदम स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई लैंड परचेस किया जा रहा है, बाद में उस पे कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बनाना, उसके बाद नेसेसरी चीज जैसे कि इलेक्ट्रिक वायरिंग, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल बेड्स और इक्विपमेंट परचेस करना, इसे ही कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब है, समझ लीजिए पहले से लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट है, सिर्फ उसके ऊपर रेनोवेशन करना। एक्जिस्टिंग इक्विपमेंट ऑलरेडी मौजूद है, उसको अपग्रेड करना। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में 10 एक्स्ट्रा मशीन है तो उसको इंक्रीज करके 12 बनाना, इसी को कहते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं कंपनी के कौन से लोकेशन हॉस्पिटल से कितना रेवेन्यू आता है। पहले नंबर पे है ग्रेटर नोएडा, जहां से आता है 32% रेवेन्यू या 32% रेवेन्यू। सेकंड नंबर पे है नोएडा 22% रेवेन्यू के साथ। नोएडा एक्सटेंशन से तीसरे नंबर पे आता है 37% रेवेन्यू। झांसी ओरछा से 6% रेवेन्यू आता है और फाइनली ग्रेटर फरीदाबाद से आता है 3% रेवेन्यू। ये हुआ कौन से लोकेशन से कितना रेवेन्यू आता है। अभी आइए देखते हैं कौन से मेडिकल स्पेशलिटीज से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। पहले नंबर पे है ऑन्कोलॉजी, जिससे 18% रेवेन्यू जनरेट होता है। सेकंड नंबर पे है इंटरनल मेडिसिन, जिससे आता है 12% रेवेन्यू। नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी से भी 12% रेवेन्यू आता है। कार्डियोलॉजी से आता है 11% रेवेन्यू। न्यूरोसाइंस से 8% रेवेन्यू आता है। जनरल सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और ऑर्थोपेडिक, स्पाइन एंड रूमेटोलॉजी से तीनों से ही 7% रेवेन्यू जनरेट होता है। गायनोकोलॉजी और पल्मोनोलॉजी दोनों से 5% रेवेन्यू जनरेट होता है और आखिर में पीडियाट्रिक्स से आता है 3% रेवेन्यू। कंपनी के पास टोटल 7 हॉस्पिटल में 2100 से भी ज्यादा बेड्स की कैपेसिटी है और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड से अप्रोक्सीमेटली 30,597 रुपए आता है। कंपनी ने अगस्त 2023 में आईपीओ लॉन्च किया था, जिसमें 610 करोड़ के आसपास कैपिटल रेज हुआ था। उस पैसों से कंपनी ने डेट रिपेमेंट किया 40%, ऑर्गेनिक केपेक्स पे 22%, इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन पे 11% और जनरल कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट एंड इशू एक्सपेंसेस में 27% यूज किया था। तो ये हुआ कंपनी क्या करता है इसके बारे में फुल डिटेल्स। आइए अब कंपनी के नंबर्स के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं जो कि एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को जरूर अच्छे से चेक करने चाहिए। सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप है 4097 करोड़। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे इसके शेयर्स के प्राइस है 421 रुपए। कंपनी का ये शेयर प्राइस 693 रुपए तक जा चुका था। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.2 है जो कि अपने इंडस्ट्री पीई रेशियो 53.7 से काफी कम है और जो कि बहुत ही एक अच्छा इंडिकेशन है। फिलहाल कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0%। फ्यूचर में कंपनी डिविडेंड दे भी सकता है। कंपनी का आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.9% है जो कि अच्छा है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए। कंपनी का फेस वैल्यू है फिलहाल 10। इसका मतलब कंपनी आगे जाके इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट्स दे सकता है। कंपनी में कोई भी प्लेजिंग्स दिख नहीं रहा है जो कि एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। प्लेज परसेंटेज है इस कंपनी का 0। जहां कंपनी के पास डेप्ट है 90.1 करोड़ का, उसी जगह पे कंपनी के पास रिजर्व है 846 करोड़ का। कंपनी में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.10 है। कंपनी का आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.7%। कंपनी का 5 सालों में सेल्स ग्रोथ हुआ है 47.4% और 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 95.8% जो एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ है स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से। अब आइए बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। सबसे पहले देखिए सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। सितंबर 2022 में सेल्स था 128 करोड़ का जो बढ़ के दिसंबर 2022 में हुआ 138 करोड़ का। ऐसे ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिसंबर 2024 में सेल्स किया कंपनी ने 219 करोड़ का। अगर आप देखेंगे दिसंबर 2023 में सेल्स हुआ था 176 करोड़ और सितंबर 2024 में सेल्स किया गया था 218 करोड़ का। तो कंपनी का क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर सेल्स इंक्रीज ही हो रहा है जो एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट है कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए। आपको एक्सपेंसेस में दिखेगा कि सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में एक्सपेंसेस थोड़ा इंक्रीज हुआ है, पर सिर्फ 2 क्वार्टर का नंबर्स देख के जज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जब एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज होता है तो मटेरियल कॉस्ट कम हो जाता है जिसको कंपनी अच्छे से मैनेज कर रहा है और जिसका अच्छा इफेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिख ही रहा है आप लोगों को। कंपनी ने इंटरेस्ट को भी कम किया है धीरे धीरे। नेट प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है 2-3 क्वार्टर में। हालांकि मार्च 2025 के रिजल्ट्स अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। अब चलिए देखते हैं इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट और लॉस। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि कंपनी के सेल्स हर साल बढ़ रहे हैं और एक्सपेंसेस के अंदर एम्प्लॉय कॉस्ट धीरे धीरे घट रहे हैं जिसका पॉजिटिव इफेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हम लोगों को साफ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2017 में था 18 करोड़, उसके बाद मार्च 2018 में फिर से बना 18 करोड़, मार्च 2019 में हुआ वो 20 करोड़। ऐसे ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए मार्च 2024 में हो चुका था 182 करोड़। उसके बाद अच्छा प्रॉफिट अचीव करते हुए अभी TTM मतलब ट्रेलिंग टिल मंथ में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट 210 करोड़ हो चुका है जो कि अपने आप में ही एक काफी बड़ा अचीवमेंट है। कंपनी के ऊपर लोन बर्डन था जिसके लिए कंपनी 2021, 2022 और 2023 में ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा था, पर अब जब आप देखेंगे कि मार्च 2024 में इस कंपनी ने बहुत ही कम इंटरेस्ट पे किया है और इसका एक ही आंसर है और वो है कंपनी ने अगस्त 2023 में 610 करोड़ का IPO लॉन्च किया था और उस पैसे से 40% डेट रिपेमेंट हुआ। ये कंपनी का एक बहुत ही अच्छा स्टेप था जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आपको ये स्टेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है यानी कि इंक्रीज हुआ है। मार्च 2017 में जो था 3 करोड़ जो इंक्रीज होके अभी ट्रेलिंग टिल मंथ यानी TTM में वही 130 करोड़ कर लिया है। मतलब 7-8 सालों में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 4233% इंक्रीज किया है अपने नेट प्रॉफिट्स में जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। कंपनी का इक्विटी कैपिटल मार्च 2017 में था 14 करोड़ का जो अभी सितंबर 2024 में हुआ इंक्रीज होकर 86 करोड़। कंपनी के रिजर्व धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं और डेब्ट भी कम हो रहा है। कंपनी ने ये डेब्ट और रिजर्व बहुत अच्छे से बैलेंस करके बनाए रखा है। कंपनी के पास सितंबर 2024 में डेब्ट था 90 करोड़
करोड़ का, जहां पर कंपनी के पास रिजर्व ही है 846 करोड़ का। ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये आसानी से बोल सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी जितना ज्यादा डेट फ्री रहेगा, बुरे वक्त पे उतना इजीली सरवाइव कर पाएगा। अब आइए थोड़ा नजर कैश फ्लो के ऊपर डालते हैं। कैश फ्लो सेक्शन में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है, जो एक अच्छी बात है और ये सेक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके बारे में मैंने एटमास्को कंपनी यानी हम लोगों के प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस के टाइम पे डिस्क्राइब किया था। अगर आपको ये चीज के बारे में और जानना है तो प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये फिगर हमेशा माइनस होगा बिकॉज कैश बाहर कहीं इन्वेस्ट होगा, लाइक लैंड परचेस होगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स परचेस होंगे और डॉक्टर्स हायर किए जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मार्च 2024 में इन्वेस्टमेंट हुआ था 226 करोड़ का, जो एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये फिगर भी हमेशा माइनस होना चाहिए क्योंकि लोन अच्छा है बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, पर ज्यादा लोन अच्छा नहीं। कंपनी लोन के ऊपर लोन लेता जाएगा तो डिफिकल्ट टाइम पे कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस पे था, पर मार्च 2024 में फिगर पॉजिटिव हुआ था। इसका रीजन था कि कंपनी अपना शेयर सेल करके, मतलब आईपीओ लॉन्च करके कैश एक्यूमुलेट किया था अपने लोन को रीपेमेंट करने के लिए, जो एक अच्छा डिसीजन था। कंपनी वर्किंग कैपिटल डे इंक्रीज हुआ है, मतलब कंपनी का सर्विसेज से कैश में तब्दील होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज जितना कम होगा उतना अच्छा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि प्रोमोटर्स का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है कंपनी में, पर सितंबर 2024 में 66.54% से दिसंबर 2024 में प्रोमोटर्स के होल्डिंग रिड्यूस होके 61.44% हो चुका था। लेकिन जितना भी रिड्यूस हुआ है वो स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे ही गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि रिड्यूसिंग स्टेक FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स के पास गया है, जिसमें की चिंता की कोई बात ही नहीं है। आइए अब थोड़ा मैनेजमेंट और कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पे आता है कि कंपनी नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में 2-3 सालों में एक्सपेंशन का प्लान कर रहा है। दूसरा पॉइंट है नवंबर 2023 अर्निंग कॉल में कंपनी ने कमिट किया था कि ऑन्कोलॉजी सर्विस को एनहांस करेंगे और रोबोटिक सर्जरीज को ऑफर करेंगे कुछ सालों के अंदर। तीसरा पॉइंट, कंपनी का एम है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों को ऐड करके नेक्स्ट 3-4 सालों में बेड कैपेसिटी को डबल किया जाएगा। चौथा नंबर, कंपनी ने फरीदाबाद में एशियन फिडेलिस हॉस्पिटल को एक्वायर कर लिया है। पांचवा पॉइंट, कंपनी प्लान कर रहा है कि मेडिकल टूरिज्म के द्वारा बांग्लादेश, CIS कंट्रीज, इराक और अफ्रीका में भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे। 6 नंबर पॉइंट है कंपनी प्लान कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 से 26 के अंदर एक नया हॉस्पिटल एक्वायर किया जाएगा। नॉर्थ इंडिया में कंपनी को ग्रोथ दिख रहा है तो उधर ही एक्वायर करेंगे, ऐसा कंपनी का फोकस है। 7वां पॉइंट, कंपनी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। 8वां पॉइंट है कंपनी का एम है डेब्टर डेज को रिड्यूस करना, मतलब कंपनी पेमेंट को जल्दी से जल्दी कलेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। 9 नंबर और आखिरी पॉइंट है फरवरी 2025 में मैनेजमेंट ने दावा किया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30% का ईयर और ईयर ग्रोथ करेगा। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कंपनी अपने दावेदारी अचीव कर पाता है कि नहीं। तो ये रहा यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड के बारे में फुल डिटेल स्टॉक एनालिसिस। आप लोगों को ये कंपनी कैसा लगा, अच्छा या बुरा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये कोई स्टॉक्स या शेयर्स को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय और सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम लोग मिलेंगे दूसरे किसी कंपनी को लेके। तब तक कीप इन्वेस्टिंग।